देखो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इजी है पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट वाली क्लास में पढ़ाया था कि हम जो बात कर रहे थे मूल संविधान के बारे में। मूल संविधान, देखो पहली चीज आती है कि मूल संविधान किसे कहते हैं। पहला कोई मुझे बताएगा मूल संविधान किसे कहते हैं? हाँ, मूल संविधान किसे कहते हैं? याद रखना, मूल संविधान क्या था? जो 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को क्या कहा गया था, लागू किया गया था, उसे क्या कहा जाता है? मूल संविधान। और वर्तमान संविधान का मतलब हो जाएगा जो आज हमारे पास क्या है? संविधान है, उसे हम क्या कह देते हैं? वर्तमान संविधान। क्लियर की बात? तो मूल संविधान में अगर हम बात करें तो हमारे पास अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 395 आती। इसके बाद अनुसूचियां कितनी बताई थी? कितनी बताई थी? अनुसूचियां थी हमारे पास उसमें 8। और भाग कितने थे? भाग कितने थे? 22। और आज मैं अगर बात करूं तो हमारे पास क्या है? अनुच्छेद। ये मैं बता रहा हूं वर्तमान में, ठीक है? वर्तमान में हमारे पास अनुच्छेद कितने? 395। अनुसूचियां कितनी है? 12। और भाग कितने हैं? 22। पर कुछ किताबें क्या लिखती हैं? 25। पर ये कैसे हैं? गणना की दृष्टि से। और कुछ किताबें कितनी लिखती हैं? यहाँ पे वर्तमान आर्टिकल में 470 प्लस, अलग अलग कुछ भी हो सकता है। कुछ 465 लिखते हैं, कोई 475 लिखता है, कोई 470 ही लिखता है। पर ये जो बेटा है ये क्या है? गणना की दृष्टि से। जो मैंने बाद में लिखे हैं ये क्या है? गणना की दृष्टि से। ये भी क्या है? गणना की दृष्टि से। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनको क्या करा जाता है? सब क्लॉज में काउंट करा जाता है। तो सब क्लॉज में काउंट करने का मतलब, जैसे आप देखो मैंने बताया था ना कल वाली क्लास में, 4 का सॉरी पहले 4 में हम क्या देखते हैं? भाग 4। भाग 4 में आपको क्या देखने को मिलता है? डीपीएसपी। देखते हो नहीं देखते हो कि डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट होते ही नहीं होते। पर जैसे ही हम देखेंगे भाग 4 का है, कौन सा भाग? 4 का ही तो सब क्लॉज है। इसमें क्या बताया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, या जिसे हम क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य। इसमें बताया गया नहीं बताया गया? तो इस तरह से ये क्या है तो भाग 4 का पार्ट। इसी तरह से आप देखेंगे ऐसी 9 का और 9 खा, तो ये क्या हो जाते हैं? 3 ऐड हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है? 25। गणना की दृष्टि से 25 है, वैसे क्या है? 22। जब भी पूछेगा तो एक देगा वरना नहीं देगा, या तो सीधी सीधी पूछेगा गणना की दृष्टि से हमारे भाग कितने हैं, तो याद रखना 25। और अगर 25 ना हो तो अगर सीधे सीधे पूछे भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, तो 22। ठीक है? अगर 22 ऑप्शन में नहीं है तब आप कितने लगाओगे? 25। तब लगा सकते हो 25। अगर 22 है तो हमेशा क्या लगाओगे? 22 लगाओ। क्लियर की बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आज जो हम हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है अनुसूचियां। आर्टिकल हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अनुसूचियां और उसके बाद फिर भाग, और फिर हम भाग 1 को शुरू करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। और फिर भाग 2 में हम देखते हैं कि क्या? भाग 2 में आप देखेंगे नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में अगर हम देखें डीपीएसपी, 4 का में मूल कर्तव्य, 5 में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? संघ, 6 में राज्य। ऐसे हम देखते हैं, 7 निरस्त कर दिया गया, 8 में यूपी। ये सारी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे, तो वो तो बात की बात है। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या होती है? तो अनुसूचियां, जैसे अगर हम बात करें, जो आप चैप्टर को पढ़ते हो तो चैप्टर को अगर मैं तुमसे कहूं किताब को तुम्हें चेक करना है, मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें दुकान पर जाना है और दुकान पर जाके क्या करना है कि किताब की खासियत को देखना है कि किताब में क्या क्या है, तो आप क्या देखोगे? कंटेंट। कैसे देख लोगे? 10 मिनट में तुम कंटेंट देख लोगे पूरे किताब का? इंडेक्स देखोगे, उसकी भूमिका के बारे में देखोगे, यही तो देख पाओगे। इतनी जल्दी थोड़ी ना देख पाओगे। तो ये आगे का जो उसका इंडेक्स है वो क्या करता है? हमारे किसके तौर पर काम करता है? अनुसूचियां और भाग के तौर पर काम करता है कि हमारे संविधान में इन चीजों का क्या करा गया है? जिक्र करा गया है। इसी तरह से आप हम देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान का परिचय पत्र। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो अनुसूचियां ये, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसूचियां। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी? मूल संविधान में अनुसूचियां, संविधान में अनुसूचियां। तो याद रखना
कितनी हो जाएंगी अनुसूचियां, कितनी हो जाएंगी 8, परंतु वर्तमान में कितनी है? अगर मैं कहूं वर्तमान में कितनी हो जाएगी तो याद रखना कितनी हो जाएंगे 12। क्लियर थी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो हम जो पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो कौन सी है? प्रथम अनुसूची या प्रथम अनुसूची। ठीक है, प्रथम अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? तो पहली जो अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है? भारत एवं राज्य क्षेत्र। क्या बताया गया है? भारत एवं राज्य। आप सभी को मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया है भारत एवं राज्य, भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि जैसे भारत के राज्य, भारत के बारे में बताया गया है। जैसे अगर आप देखते हैं कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है? इंडिया, अर्थात भारत के तौर पर हम देखते हैं, या भारत अर्थात इंडिया के तौर पर देखते नहीं देखते, तो ये भारत का संवैधानिक नाम है। भारत में अगर मैं कहूं तो आप में इसमें क्या बताया गया है? राज्य एवं क्षेत्र। उसमें क्या बताया गया है कि भारत में राज्य कितने हैं? तो आप सभी को पता है भारत में इसमें क्या बताया गया? भारत के राज्यों के नाम, मतलब भारत में कितने राज्य हो गए? 28। और यूपी की संख्या को बताया गया है। यूपी हमारे यहाँ कितने हैं? तो आप सभी को पता है ये सारी चीजें किसमें बताई गई है? अनुसूची 1 में बताई गई। सिंपल पूछा जाए कि अनुसूची 1 में क्या बताया गया है? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। मतलब इनडायरेक्ट वे से उसके भारत क्या है, भारत का राज्य क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं और कितने यूटी आते हैं, उनकी संख्या है, उनके नाम के बारे में यहाँ पर बताया गया। अगला आता है अनुसूची 2। कौन सी हो जाएगी? दूसरी अनुसूची, या तो हम बात कर रहे हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया? वेतन व भत्ते। क्या हो जाएंगे? वेतन व भत्ते। क्या हो जाएगा? वेतन व वेतन क्या होते हैं और भत्ते क्या होते हैं? कोई बता सकता है? इंग्लिश में क्या देंगे? सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक, देखो जो हम बात करते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। जैसे मैं अगर बात करूं सैलरी, जो आपको कुछ लोग जो होंगे वो पर डे बेस पर काम करते हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं वो मंथली बेस पर काम करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ईयरली पैकेज पर काम करते हैं। तुमने देखा होगा ना, कोई बड़ी सी कंपनी किसी को हायर करती है तो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा देती है, और साइन करवाने के बाद क्या देती है? उसको एग्रीमेंट में ही बता देती है आपको हमारे यहाँ कितने समय तक काम करना है, या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए क्या कर लेती है? उससे सिग्नेचर कर देती है कि आप हमारे यहाँ कितने समय के लिए काम करेंगे, इतने समय के लिए काम करेंगे। ये तो हो गई सैलरी की बात। अलाउंसेस का मतलब आपको अपने काम करने के अलावा या वेतन के अलावा जो चीजें, सुविधाएं या जो भत्ते दिए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? अलाउंसेस कह देते हैं, भत्ते कह देते हैं। जैसे आप मान लो पुलिस में, तो पुलिस में आपके लिए क्या दिया जाता है? प्रोटीन या आहार भत्ता दिया जाता है, मतलब आप अपनी खान पान को अच्छा रख सके, ठीक है, साइकिल अलाउंसेस दिए जाते हैं। यहाँ तक कि आपके जो मोबाइल अलाउंसेस वो भी दिए जाते हैं, या कहें तो मोबाइल भत्ता, ताकि अगर आपको एक दूसरे से कहीं बात करनी है या अर्जेंट कॉल करनी है तो आप उसके थ्रू क्या कर सके? बात कर सके। आपको यहाँ तक कि रहने के लिए भी क्या दिया जाता है? सेफ्टी के लिए आपके लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ये क्या है? आपकी वेतन से एक्स्ट्रा दिया जो जाता है उसे हम क्या कह देते हैं? अलाउंसेस। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो आप राष्ट्रपति जब भी कहीं जाते हैं, आपको पता है राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। पर अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाते हैं तो उनका जो पर डे का खर्चा है वो लगभग करोड़ों में बैठता है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। तुम लोगों को अगर याद हो तो भारत के जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन उस समय के, जिनका नाम था, आप लोगों को याद होगा, रामनाथ कोविंद, हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर से थे बेसिकली। तो वो क्या हुए थे, एक बार अपने दौरे पर क्या आए थे? कानपुर आए थे नहीं आए थे? और जब कानपुर आए थे तो वो अपनी क्या है? लग्जरी ट्रेन में बैठ के आए थे। एक होता है सीधे फ्लाइट्स हैं और एक क्या था? लग्जरी ट्रेन से आए। तो वो ट्रेन का खर्चा ही इतना है कि अगर मैं तुम्हें नॉर्मल सी बात बताऊं, भारत की समय सबसे लग्जरी, हाँ, भारत की अगर जो लग्जरी ट्रेन उसका जैसे महाराजा एक्सप्रेस है, ठीक है, और आप देखेंगे पेरिस ऑन व्हील्स, ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सभी आपको क्या देखने के लिए मिलती है?
हमारे यहाँ ट्रेनें चलती हैं, ये बहुत 5 स्टार या कहें 7 स्टार ट्रेन में इन्हें क्या करा जाता है, काउंट करा जाता है। इनका अगर तुम इनको क्या करते हो, परचेस करते हो, इनके एक रूम को या इनके एक कंपार्टमेंट को, सॉरी एक टिकट को अगर बुक करते हो, तो इनका लगभग जो खर्चा आता है वो 15 से 20 लाख रुपए के बीच में आता है, सिर्फ एक व्यक्ति का। ये क्या है, इतनी महंगी। और राष्ट्रपति महोदय के लिए पूरी की पूरी ट्रेन क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ किसको प्रेजेंट करी जाती है, राष्ट्रपति को। एक ट्रेन से दूसरी जगह जाने के लिए सोच लो कितना खर्चा आता है, ठीक है। तो एक प्रधानमंत्री का जो एक दिन का खर्चा होता है वो क्या होता है, करोड़ों में होता है, पर सैलरी कितनी, ठीक है, कितना, 5 लाख। ये खर्चा वो वहन नहीं कर सकते, पर वो क्या है, उनके अलाउंसेस में डाला जाता है। दूसरा, प्रधानमंत्री के रहन सहन वो भी फ्री होता है, ये अलाउंसेस ही तो है उनको। प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाएंगे तो उनका आना जाना फ्री होता है, उनकी सुरक्षा उनके लिए फ्री होती है, जो वहन कौन करती है, वहां कहें तो केंद्र सरकार उसका वहन करती है। तो इन्हीं को सबको क्या कहा जाता है, भत्ते। तुमने देखा होगा पुलिस को जो क्या होता है, अगर तुम्हारे परिवार में से कोई पुलिस में होगा तो उसे अगर 12 महीने, सबको कितने महीने की तनख्वाह मिलती है, 12 महीने की तनख्वाह मिलती है, पर जो पुलिस में जॉब करता है उसे क्या मिलती है, 1 महीने की एक्स्ट्रा मिलती है, मतलब 13 महीने की मिलती है। जो वेतन के अलावा उन्हें जो जितनी भी सुविधाएं मिलती है उन्हें क्या कहा जाता है, भत्ते। इसमें हमारे जितने भी प्रमुख अधिकारी होते हैं वो सभी किसमें आते हैं, इसी में उनके तहत क्या दिया जाता है, वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर। मैं देखो सबके नाम में कहूँ कोई फायदा नहीं, मैं कहूँ भारत के महान्यायवादी की, भारत के प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद की, ठीक है, महान्यायवादी की, इसके बाद मैं आपको कहूँ कि न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, इन जितने भी आपको जितने भी मंत्री वगैरह जो भी, उन सभी का वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, दूसरी अनुसूची से दिए जाते हैं। पर किसका वेतन भत्ते इसमें उल्लेखित नहीं, तो नोट करके लिखो, कोई बताएगा। पहला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्तों का उसमें उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। याद रखिए क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देखो वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन का, राज्यपाल के वेतन व भत्तों का उल्लेख नहीं किया। उल्लेख नहीं किया गया। देखो उपराष्ट्रपति को तुम लोग जानते हो कि उपराष्ट्रपति वेतन जो लेता है वो किसका लेता है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर क्या लेता है, वेतन लेता है। इसलिए भाई साहब उपराष्ट्रपति का तो कोई जिक्र नहीं होता वेतन का। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उसका आंसर था 0, क्योंकि ये क्या है, उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई फीस नहीं लेता, ये किसके तौर पर काम करता है, भारत के राज्यसभा के सभापति के तौर पर, ठीक है। बाकी इन दोनों का क्या रह गया, इसमें उल्लेख नहीं, तो इन तीनों का इसमें उल्लेख नहीं मिलता। क्वेश्चन पूछा गया तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख नहीं मिलता, ये चीज याद रहेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अगला आ जाता है, इसे रफ कर दूं। अगला है तीसरी अनुसूची, कौन सी जाएगी, तीसरी में क्या बताया गया, तीसरी में बताया गया है शपथ एवं प्रतिज्ञा। अच्छा कोई मुझे बता सकता है शपथ में क्या फर्क होता है, प्रतिज्ञा में क्या डिफरेंस होता है? देखो याद रखना, शपथ वो होती है जो हम लेते हैं, सॉरी शपथ वो होती है जिसे हमें क्या है, कोई दिलाता है। जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति महोदय को किसी ने शपथ दिलाई, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय को कौन शपथ दिलाता है, न्यायाधीश, सीजीआई जिसने क्या देते हैं वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। तो सभी किसी न किसी को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। और एक शब्द दिया जाता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है जो स्वयं को जो लेते हैं उसे क्या कह देते हैं, प्रतिज्ञा। जैसे भीष्म पितामह ने क्या ली थी, प्रतिज्ञा, स्वयं खाई थी,
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? प्रतिज्ञा। और हमारे यहाँ अधिकतर जो लोग हैं उन्हें क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर शपथ एवं नहीं होगा, शपथ या प्रतिज्ञा, दोनों में से कोई एक चीज की जाएगी। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। इसके बाद अगला पॉइंट, ठीक है, तो इसमें भी याद रखना किस किस की प्रतिज्ञा और इनका उल्लेख नहीं किया गया है। तो शपथ का उल्लेख किस किस का नहीं किया गया है? तो याद रखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अगला कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और क्या है? राज्यपाल की शपथ का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया। क्लियर की बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि अधिकतर मैं देख आप लोग जो पढ़ते हैं तो सभी लोग जो क्या करते हैं, अपने पद की गोपनीयता की शपथ। आपने देखा होगा जब भी प्रधानमंत्री के जब आप स्पीच सुनते हो तो उसमें लिखा, प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में पढ़ते हैं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर ये क्या शपथ लेता हूं और मैं अपनी पद की मर्यादा एवं गोपनीयता को क्या करूंगा? बनाए रखूंगा। ये होती है उनकी स्पीच या उनकी शपथ। पर अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है, तो भारत का राष्ट्रपति लेता है संविधान के संरक्षण। वो क्या करता है? मैं शपथ लेता हूं कि मैं क्या करूंगा? संविधान का संरक्षण करूंगा। ठीक है, ये उसकी शपथ है, इसलिए इसको इन तीनों को यहाँ पर उल्लेखित नहीं किया गया। एक नोट करके ये इससे एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो शपथ नहीं लेता? कोई बताए? ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो शपथ नहीं लेता? जो शपथ नहीं लेता बेटा, अभी तो उपराष्ट्रपति के लिए कहा ना मैंने कि उपराष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो याद रखना क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। क्यों भैया ये क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये क्या होते हैं, जब लोकसभा में आते हैं तो ये पहले ही क्या होते हैं? शपथ ले चुके होते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं? दोबारा से शपथ नहीं लेते। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। राज्यसभा के शपथ उसने तो व्यक्तिगत रूप से ली ना, तो दो में से फिर एक शपथ ले लो या राज्यसभा के सभापति ने ले लो? नहीं, वो जब शपथ लेते हैं तो मेनली जो होता है वो राज्यसभा के सभापति, पर वो काम किसके तौर पर कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति के तौर पर, इसलिए दोनों को काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया तो कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। दोनों ये क्या होते हैं? पहले शपथ ले चुके होते हैं। ठीक है, इसलिए एवं उपाध्यक्ष दोनों। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब आती है चौथी अनुसूची। क्या हो जाएगी? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो कोई मुझे बताएगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या कहा गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन। अच्छा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन का मतलब है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्लियर नहीं बात? पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, राज्यसभा में अगर मैं कहूं तो कुल कितने सदस्य होते हैं? 250। तो कितने हो जाएंगे? 250। कितने हो जाएंगे? 250 सदस्य, जिनमें से क्या होते हैं? 12 मनोनीत कर जाते हैं। 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। कैसे होते हैं? मनोनीत। और बचे हुए कौन होते हैं? ठीक है बेटा, 2 एंग्लो इंडियन पहले लोकसभा में थे, अब उन्हें खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये बचे हुए कितने हो जाएंगे? 238। ये क्या हो जाएंगे? निर्वाचित। ये क्या होंगे? अलग अलग होकर निर्वाचित होकर। ठीक है, अगर तुमसे पूछे वर्तमान में हमारे यहाँ लोक राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245।
ठीक है, याद रखना कितनी हो जाएगी 245। ये पॉइंट्स क्लियर, वर्तमान में भी याद रखना 245। पिछली बार यूपी पैट के पेपर में पूछा गया था ये बेटा ये कुल की बात कर रहा हूं, ये वर्तमान की बात कर रहा हूं, ठीक है। पिछली बार यूपी पैट 2021 में पूछा गया था कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो उसका आंसर था उस समय वो विधेयक आया ही था, तो इसलिए उसका आंसर इन्हें माना था 550। पहले उसका आंसर था 552, 2 हट गए, तो फिर इन्हें आंसर माना था 550, उसका आंसर ये था, तो इसलिए मैं यहीं पर बता देता हूं, ठीक है। और अगला पॉइंट, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया जाएगा वो किसके आधार पर किया जाएगा? जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। अब बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पर है? तो याद रखना सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है? सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है? तो याद रखना कौन सी जगह हो जाएगी? कितनी हो जाएंगी? 30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। ये कब तक इनमें छेड़छाड़ में या एक प्रावधान होगा ना कि ये फिर सीटों में नहीं बदला जाएगा 2000 तक? बेटा ये 2000 आपके ये 27 तक इसके बाद, ठीक है। इसके बाद अगला, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला हम बात करते हैं 2027 है या 2000, शायद ये कंफर्म नहीं है, 30 तक ये इन्हीं 10 साल के बीच में ये चेंज करते हैं, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। अगला हाँ, ये जनगणना के बेस पे कर लिया, ठीक है बेटा। अब 245 है और ये भी 12 क्या हो जाएंगे? मनोनीत बचे हुए कौन से हो जाएंगे? 233। बस इतना ये करना है, ठीक है। 233 हो जाएंगे, 223 हो जाएंगे, हाँ ठीक है, 33 ही, ठीक है, याद रखो। क्लियर की बात? अगला चीज क्या जाती है? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया? देखो 4 अनुसूची याद करने का क्या है? सबसे पहले तुम अगर किसी फैक्ट्री में वो करने जाते हो तो क्या करोगे? सबसे पहले वो उस फैक्ट्री को बाहर से देखते हो, नहीं देखते हो? तो क्या देखोगे? मतलब भारत के बारे में अगर तुम एंटर करने जा रहे हो तो राज्य क्षेत्र को देखोगे, नहीं देखोगे? पहले देखोगे ना, पूरे बाहर से विवरण देखोगे। दूसरा, तुम फैक्ट्री में काम क्यों करोगे? पैसा कितना मिलेगा? एक बात बताओ, तुम सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हो या अच्छी से अच्छी नौकरी क्यों करना चाहते हो? कि पैसा कितना है। पहली चीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? वेतन के बारे में बात करोगे, नहीं करोगे? वेतन एवं उसके बाद क्या करोगे? जब सैलरी अच्छी लगेगी तभी तो ज्वाइन करोगे, तो क्या हो जाएगा? तभी तो जाके क्या लोगे? लोगे, नहीं लोगे? और उसके बाद में क्या होगे? सीट पर बैठोगे। बैठोगे, नहीं बैठोगे सीट पर? तो क्या हो जाएगा? सीटों का बंटवारा। 4 याद हो गई? बताओ कोई दिक्कत? 4 अनुसूचियां याद हो गई? 4 पढ़ा दी तो 5वीं में क्या बताया गया? ठीक है, एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पर बताया गया। एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में लिखो। अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में पढ़ो। देखो एक ऐसी चीज है जो अगर हम कहें तो ये जो है वो हमारे कहीं ना कहीं समाज का एक पिछड़ा तबका है, ठीक है। और पिछड़े तबके होने की वजह से इन्हें क्या है, समाज में मेन स्ट्रीम में लाना क्या है, सरकार का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या करा गया है, इनके लिए, और ये कुछ पूछा जाता है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को घोषित कौन करता है, तो वो याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा उन क्षेत्रों को क्या करा जाता है, घोषित करा जाता है। ये अमूमन इन क्षेत्रों क्या होते हैं, ये क्षेत्र बहुत कम विकसित होते हैं या कहें अल्प विकसित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें जनजाति के बारे में,
तो जनजाति के बारे में आप भी अगर बात करें तो हमारे दिमाग में कैसी इमेज आती है? झिंगालाला हूँ टाइप की आती है, ठीक है, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं। अभी तुम उन चीजों को छोड़ दो, क्यों? क्योंकि सरकार उन्हें क्या कर रही है, मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश कर रही है, और मेन स्ट्रीम में कई हद तक क्या कर सकती है, सरकार ला चुकी है, ठीक है। मैं आरक्षण के मुद्दे पे बात नहीं करूंगा, ठीक है। और उनका पर्पस है कि इनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, और इन जो ये समाज में, हम जैसे अगर हम बात करें, हम बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं, ठीक है, हम क्या हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, और डेवलप्ड होने की वजह से क्या हो गया, हमारा जो रीजन है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। पर अभी भी अगर तुम इनके क्षेत्र में चले जाओ तो तुम्हें वहां ना लाइट देखने के लिए मिलेगी, ना सिग्नल देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही कम। आप तो लगभग कहें तो रोडें बन गई हैं, वरना कई जगह रोडें नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है, कम। जैसे अंडमान निकोबार रीजन में चले जाओ तो सैंतीस जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो इनको क्या है, मेन स्ट्रीम में लाने का जो प्रयास करा जा रहा है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया, इसलिए इन्हें क्या करा गया, यहाँ पर इनके प्रशासन में थोड़ी सी रियायत दी गई, इसलिए इनके लिए क्या है, स्पेसिफिक प्रावधान किया गया। इसके बाद अगला क्या आ जाता है, छठी अनुसूची। कौन सी आ जाएगी, छठी अनुसूची। और छठी अनुसूची में इनमें पहले दोनों के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, अनुसूचित जनजाति, जनजाति के कौन से राज्यों को बताया गया, 4 राज्यों के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब कौन से स्टेट में जाएंगे, AMT, कौन से जाएंगे, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, के प्रशासन। और वो भी कहां था, तो याद रखना, मैंने क्या बताया, AMT, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। इन 4 को स्पेसिफिक दर्जे के तहत यहाँ पर कई सारी जनजातियां निवास करती हैं, तो इनको क्या कराया गया है, संरक्षण की बात यहाँ पर की गई। जैसे मेघालय की आप लोगों को जनजातियों के बारे में पता होगा, 3 तो बेसिकली उन्हीं के नाम पर, पहाड़ियों के नाम, जैसे क्या क्या लेते हैं, पहला आप देखेंगे जनजाति का नाम, तो जनजाति के बारे में देख लोगे तो कौन सा हो जाएगा, आपने देखा होगा गारो, खासी, जैंतियां, जनजातियां देखी है, नहीं देखी, तो ये बहुत फेमस है, बार बार पूछी जाती है। तो ये क्या है, यहाँ की जनजातियों के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ की क्या करती है, प्रशासन के बारे में बात करती है। तो ये जनजातियां कहाँ पर है, मेघालय की, ऐसे त्रिपुरा की भी स्पेसिफिक जनजाति है, मेघालय की भी स्पेसिफिक जनजाति है, तो इन सब के बारे में यहाँ पर बात करी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखें, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इनको स्पेसिफिक संरक्षण की बात करेंगे। अगला आता है 7वीं अनुसूची, कौन सी जाएगी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, 7वीं अनुसूची में 7 के क्या बता दिया गया है, 7वीं, और इसमें क्या बताया गया है, सूचियों के बारे में। सूचियों के बारे में मतलब इनमें क्या करा गया है, विषयों का बंटवारा किया गया, विषयों का बंटवारा। विषय कौन कौन से, कि कौन से विषय पर जो नियम और कानून जो है वो राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी, या दोनों मिलकर बनाएंगे। तो जैसे आप सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, शिक्षा किस विषय, शिक्षा किस सूची का विषय, तो आप क्या देखते हो, समवर्ती। इनकी आसानी से मैं पहचान बताऊं तो जहां पर आपको दोनों क्या करें, नियम बताते हुए, देखो इसमें सूचियां कितनी होती हैं, 3 प्रकार की। पहली क्या हो जाएगी, संघ सूची, दूसरी क्या हो जाएगी, राज्य सूची, और अगली क्या हो जाएगी, समवर्ती सूची। अगली क्या हो जाएगी, समवर्ती सूची। 3 होती है। संघ का मतलब जिस पर कौन नियम कानून बनाए, और इसमें राज्य का मतलब क्या हो जाएगा, जिस पर नियम कानून कौन बनाए, राज्य। और समवर्ती का मतलब क्या होता है, जिस पर क्या करें, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाए, केंद्र व राज्य दोनों मिलकर क्या बनाए, नियम। तो देखो मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था, शिक्षा। अब बताओ शिक्षा कौन सी है, शिक्षा किस सूची का सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का। कैसे पता चला,
दो जगह, एक केंद्रीय विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय वाला इसका। देखो एक होते हैं केवी, मतलब केंद्रीय विद्यालय, कौन चलाता है? केंद्र सरकार चलाती है। और जो तुम भाई साहब सरकारी स्कूलों में से पढ़े होगे उन्हें पता होगा ये क्या होते हैं? राजकीय विद्यालय होते हैं। दोनों होते हैं नहीं होते? तो इन पर कौन बनाएगा शिक्षा? कौन दे रही है? दोनों दे रही है, तो ये किसमें आ जाएगा? दोनों। पर याद रखना, हाँ तो ये क्या हो जाएगा? पर इसमें जो शक्ति होती है वो सबसे ज्यादा किसके पास होती है? केंद्र सरकार। ये क्या है? ये बड़ा भाई और ये हो गया छोटा भाई, या मान लो ये होगा पापा, ये होगा बेटा। अब दोनों एक साथ नियम बनाएंगे तो चलेगी किसकी? पापा की चलेगी। अगर तुमने पापा के सामने चूचा कर दी तो पापा की फिर चप्पल चलेगी। दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर ये चीज होती है। जैसे अगला पुलिस, पुलिस, पुलिस किसकी होती है? राज्य की होती है। कैसे? पुलिस क्या होती है? राज्य की होती है। अब राज्य की कैसे होगी? तुम्हें पता है हर एक स्टेट की अलग क्या होती है? पुलिस होती है। जैसे तुमने उत्तर प्रदेश, तुम लोग अधिकतर तैयारी किसकी कर रहे हो? तो पुलिस की तैयारी कर रहे हो। फिर कभी कभार मूड बनता है तो राजस्थान के भरी आते हो, ठीक है? बिहार पुलिस के फॉर्म आने वाले, हरियाणा पुलिस, जहां भी ट्रैवल करोगे वहां अलग अलग पुलिस के नाम देखेंगे। तो मतलब हर एक पुलिस की क्या होती है, हर एक स्टेट की क्या होती है? अपनी अलग पुलिस होती है। तो ये किसका हो जाएगा? राज्य। ये जनगणना, ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूँ, रुक जा, ठीक है? क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगी? संवर्गी का हो जाएगा। इसी तरह से एक होती है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये किसका होता है? केंद्र। ये क्या होती है? केंद्र के अंतर्गत आती है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है। पर दूसरा आपने नाम सुना होगा जीआरपी, ठीक है? ये किसके अंतर्गत आती है? जीआरपीएफ हो जाता है या जीआरपी कहते हैं। ये किसके तहत आती है? तो याद रखना ये किसके तहत आएगा? ये हो जाएगा आपका राज्य के तहत, ठीक है? जो रेलवे स्टेशन पर पुलिस काम करती है वो क्या हो जाएगी? यहीं पर आती है। क्लियर है बात? ये चीज याद रखना। इसके बाद एक अगला पूछा जाता है जनगणना। जनगणना कौन कराता है? केंद्र सरकार। हमेशा याद रखना, जनगणना कौन कराता है? केंद्र सरकार। और जनसंख्या, जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो याद रखना ये है समवर्ती सूची का। कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची। अभी तुम्हें याद होगा हमारे यहाँ के भैया योगी बाबा थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिया थे 21 जुलाई को, 21 जुलाई बच्चे दो ही अच्छे ले आए थे, नहीं ले आए थे? और केंद्र सरकार ने क्या लेकर आए थे? केंद्र सरकार उस पर पहले परिवार नियोजन जैसी व्यवस्थाओं को ला चुकी है। तो ये किसने, दोनों ने नियम बनाए नहीं बनाए? तो ये चीज क्या हुई? जनसंख्या समवर्ती और जनगणना क्या होता है? इस तरह से आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट किसमें आता है। ये कभी कभार मूड बनता है एग्जामिनर का तो पूछ लेता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। सेना, सेना सीधी सीधी बात है, जो आप देखते हो आर्मी किसके अंतर्गत आती है? केंद्र के अंतर्गत आती है, ठीक है? और जो भी आप अर्धसैनिक बल देखोगे वो किसके अंतर्गत आएगा? केंद्र के अंतर्गत, ठीक है? मैं कहूँ चिकित्सा, जो दोनों में आ जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो वो है उसमें आ जाएगा। तो ऐसे तुम लोग क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। क्लियर की बात? अगला देखो, मैं दोबारा से इसी टॉपिक पर लौट के आ रहा हूँ कि तुमसे पूछा जाता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो कितने हो जाएंगे? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो याद रखना, जो संघ सूची है उसमें पहले कितने थे? 97 थे। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और अब कितने हैं? करंट में कितने सब्जेक्ट हैं? ये वर्तमान में। और बेटा मैं पहले बता दूं, जब भी पेपर देने जाओ तो इसे देखते हुए, क्योंकि इनमें समय समय पर क्या करती है? गवर्नमेंट चेंजेस करती है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 100। वर्तमान में कितने हैं? 100। वही मैं बात करूं राज्य सूची में कितने हैं? पहले थे 66, अब कितने हो गए? 61। वर्तमान में कितने हो गए? 61। और अगर मैं कहूं कि उसमें कितने हैं? पहले थे 27 और अब कितने हो गए? 52। कितने हो गए? 52। क्लियर की बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि यहां से जो 5 कम करे थे वो किसमें जोड़ दिए गए? समवर्ती, ठीक है? सब्जेक्ट, विषय की बात करो, जो विषय होते हैं जो अभी मैंने बताया, जैसे शिक्षा, ये विषय के बारे में, ठीक है? ये इधर से उधर ट्रांसफर करिए। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन याद करके रखना, नोट करके,
समवर्ती सूची को कहां से लिया गया? समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? तो याद रखना, समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कौन से देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर है बात? यहां तक किसी को 7वीं अनुसूची में कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा, ठीक है? चलो अगला हम बात करते हैं, ये होगी 7वीं अनुसूची। अब आती है हमारी 8वीं अनुसूची। कौन सी जाएगी? 8वीं अनुसूची, ठीक है? कौन सी अनुसूची हो जाएगी? 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? भाषाओं के बारे में। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? भाषाओं के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? भाषाओं के बारे में। अगर मैं तुमसे कहूं कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? मूल में तो कितनी हो जाएंगी? 14। और वर्तमान में कितनी है? 22। वर्तमान में कितनी हो जाएंगी? 22। क्लियर की बात? यहां तक कोई दिक्कत? मूल में कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। हाँ, मूल संविधान की बात है, ठीक है? हाँ, पहले जो थी, जब 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तब 14 थी। अब वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। क्लियर की बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला, जो इनमें भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? तो ये 3 संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है? भाषाओं को जोड़ा गया। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहला जो भाषा जोड़ी गई वो कौन सी जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम या एक्ट, ठीक है? वो नहीं लिख रहा हूं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा आया था? 1969 सॉरी 67। इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। क्लियर थी बात? इसके बाद अगली चीज, अगला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया? 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा आया था? 71वां संविधान संशोधन। और ये कब लाया गया था? 1992 में, ठीक है? याद रखना। और इसमें याद रखना, इसकी ट्रिक क्या होती है? नमक। क्या हो जाएगा? नमक। नमक का मतलब क्या हो जाएगा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कितनी भाषा हो जाएंगी? तो याद रखना, तो यहाँ पर कौन कौन सी भाषा हो जाएंगी? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसके बाद अगला आता है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा जाएगा? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। कब हुआ था? 2003। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं। और मैंने इसकी क्या बताया कि महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। और कल से तुम्हारा आईपीएल शुरू होने वाला है, ठीक है? तो इधर देखो, तो ये कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर भाषाएं कौन कौन सी हो जाएगी? मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो ये क्या हो गई? टोटल 14 और ये कितनी हो गई? 8। टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं। टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। क्लियर नहीं बात? अब देखो, मैंने तुम लोगों को स्टैटिक में बताया था कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं? तो शास्त्रीय भाषाएं तुम सभी को पता है कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो याद रखना, कितनी भाषाएं हैं? 8 भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो याद रखना, पहली सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। इसे कब इंक्लूड करा गया था? 2004। इसके बाद दूसरी कौन सी आ जाएगी? आप लिख सकते हो संस्कृत। और संस्कृत के बारे में खासियत क्या है कि ये क्या है? उत्तर भारत की एकमात्र शास्त्रीय भाषा है। बताया था, नहीं बताया था? इसके बाद कौन सी आ जाएगी? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। बेटा कितनी है? 6 है शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय नृत्य है 8, ठीक है? तो कितने हो? 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा?
कौन सी हो जाएगी? उड़िया। और सबसे नवीनतम कौन सी है? याद रखना उड़िया। और इसे कब जोड़ा गया था? 2014 में इसे क्या करा गया था? शास्त्रीय भाषा का क्या दिया गया? दर्जा। याद रखना शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। क्लियर थी बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो, ठीक है? तो आज इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है? तो देखो मैंने क्या क्या बताया था। पहली चीज जो हमने बताई थी कि मैं थोड़ा रख रहा हूं, ठीक है? इसके बाद आ जाएगा भूमि वितरण होगा, ठीक है? पहले में क्या बताया था? पहले में राज्य एवं भारत एवं उसके राज्य, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या बताया था? वेतन व भत्ते। क्या बताया था? वेतन व भत्ते। तीसरे में मैंने क्या बताया है? शपथ या प्रतिज्ञा। चौथे में क्या बताया गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटें, याद रखना। पांचवें में क्या बताया है? पांचवें में क्या बताया है? एससी और एसटी का प्रशासन। छठे में क्या बताया गया है? एससी का प्रशासन, और वो भी कहां का? एएम प्रशासन के बारे में। और सातवें में क्या बता दिया गया है मैंने? तो मैंने क्या बताया? सूचियां। कौन सी बताई है? सूचियां। और उसके बाद आठवें में मैंने क्या बताया आपको? भाषण। तो टोटल आज हमने कितनी? 8 के बारे में बात करी। कल जो हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? याद रखना, टोटल हम जो बात करेंगे कल, वो बचे हुए 4 अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम जितने भाग हो सकेंगे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। चलो।